और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बाढ़ और राहत कार्य के संबंध में जानकारी दी। और धरातल से, नीचे से, गांवों से, हमारे तटबंधों से, बाढ़ग्रस्त इलाके में और बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, वहां से कोई सूचना अगर आ रही है तो उसको जिले स्तर के हमारे अधिकारी गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करेंगे और स्वयं भी जो पीड़ित हैं, अगर किसी ने सूचना दिया है तो उससे संपर्क भी स्थापित करेंगे। बलिया में बैरिया तहसील जो बकुलहा संसार टोला का जो तटबंध है, उसमें थोड़ा सा रिसाव आया है, लेकिन हमारे पेट्रोलिंग दस्ता ने उसकी समय से सूचना दी। हमारे जिलाधिकारी, हमारे वहां के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और पूरी टीम मिलकर उस रिसाव को बंद करने का काम किया है। हमारे जल शक्ति विभाग के भी तमाम हमारे जेई और एक्सियन जिनको 24 घंटा वहां पर रहने के लिए, रुकने के लिए कहा गया है, उन सब लोगों ने मिलकर उस समस्या का निदान किया है। उसी तरीके से बैरिया तहसील में ही कोटवा सुल्तानपुर रिंग बांध जो है, उसमें भी एकाक जगह से सीपेज की सूचना मिली है, लेकिन उस सीपेज को बंद करने के लिए वहां राहत कार्य चल रहा है। अभी कहीं कोई खतरे की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से स्थिति वहां भी कंट्रोल में है। साथ ही जो हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो राहत कार्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी 283 शरणालयों का, आश्रय स्थलों का अभी उनको स्थापित किया गया है। पिछले 24 घंटे में हमारे 617 लोग अभी आश्रय स्थलों तक गए हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अभी ऐसा कहीं कोई खतरा नहीं है। अभी लोग अपने गांव में ही, अपने घरों पर ही ज्यादा रह रहे हैं। जो पिछले 24 घंटे में जो खाद्यान्न किट का हम लोगों ने वितरण किया है, वो 7,889 खाद्यान्न वितरित किया गया है। और समय समय पर हमारे जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं, किटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो मानक स्थापित हैं, उसकी भी देखरेख की जा रही है। पिछले 24 घंटे में जो तिरपाल का वितरण हुआ है, वो तकरीबन 23,496 मीटर तिरपाल सरकार के द्वारा जनता के बीच में वितरित किया गया है। इसी तरीके से अभी तक हम 780 नावों का संचालन बाढ़ग्रस्त इलाके में हम कर रहे हैं। कोरोना को लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम की जानकारी दी और बताया कि अभी क्या हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,687 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 47,890 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 72,650 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,069 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब जो केस फैटेलिटी रेट है
वो पहले हमारा 3% के आसपास हुआ करता था महीने भर पहले, उसमें अब बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। अब हमारी जो मृत्यु दर है कुल रोगियों में से वो घटकर के 1.68% हो गई है। तो जो डेथ रेट है, केस फैटेलिटी रेट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हाल के दिनों में देखने को मिला है। कल प्रदेश में 99,869 सैंपल्स की जांच की गई और जो पहले के एंटीजन टेस्ट जो पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे वो भी 22,000 से ज़्यादा अपलोड किए गए। अब इस समय प्रदेश में प्रारंभ से अभी तक कुल 31,18,567 टेस्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप में जो अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनमें से 7,62,503 लोगों को अभी तक कॉल किया गया है और उन्हें सावधान रहने को कहा गया है। ई संजीवनी पोर्टल का भी अब प्रदेशवासी लगातार उपयोग कर रहे हैं और इसमें मैं बधाई दूंगा बहराइच के लोगों को जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी एक बहुत ही उपयोगी पोर्टल है जहां की आप जाकर के और अपने स्मार्टफोन से आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं और अगर आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, उससे आप घर बैठे डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपकी उनसे वीडियो कॉलिंग हो जाती है, वो आपको परामर्श देते हैं और फिर आपको दवाइयाँ भी वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो ये जो है ये लगातार ये काम चल रहा है। कल भी प्रदेश में 1,495 लोगों ने इस पर चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक प्रदेश के 21,811 लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। यह कार्य लगातार तेजी से हो रहा है और मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप भी इस कोरोना के संक्रमण के समय में अपने घर में रहिए। अगर आपको कोई मामूली परामर्श की आवश्यकता है, चिकित्सकीय परामर्श की, तो आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए और चिकित्सकीय परामर्श घर बैठे प्राप्त करिए। पूल सैंपल का हम लगातार, पूल टेस्टिंग का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य था और अब तक हम कल जो हमारी पूल टेस्टिंग हुई वो 5-5 सैंपल के 2,790 पूल लगाए गए और इनमें 453 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसी प्रकार 10-10 सैंपल के 206 पूल लगाए गए और इनमें 41 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 50,155 इलाकों में यह सर्वेलेंस का कंटेनमेंट का कार्य किया गया है, जिसमें 2,31,448 टीम दिवस के द्वारा 1,63,74,823 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है, उनको सर्वेलेंस में लिया गया है और जिसमें 8,24,46,417 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सीतापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक भी की, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंध और कटान को चिन्हित करते हुए पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त नाव का उपयोग न करने के निर्देश भी दिए और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक के बाद जरूरतमंदों में राहत किट का वितरण भी किया गया। 9 जनपदों में हम लोगों का जाना हुआ और बहुत संतोष के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो सक्रियता कोरोना काल के समय में और पिछले जनवरी से ही जो सक्रियता श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, बाढ़ प्रभावित जो इलाके रहते हैं वहाँ जो समस्या निर्माण होती है उसको लेकर जो चिंता उन्होंने की और फिर उसके संदर्भ में तमाम समीक्षा की बैठकें, तमाम उनके दौरे, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में परशुराम की प्रतिमा लगाने को लेकर सपा बसपा की राजनीति शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वो सत्ता में आएंगी तो सपा से बड़ी मूर्ति लगवाएंगी।
उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय मायावती जी ने आज हम लोग भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से जो भगवान की 108 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, सबसे विशाल, सबसे सुंदर, सबसे अप्रतिम, सबसे अद्वितीय मूर्ति प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने उसका विरोध किया और ये कहा कि वो सरकार में आएंगी तो उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप स्वयं 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। अगर सच में भगवान परशुराम की मूर्ति लगानी होती और उसके प्रति भाव होता तो लग चुकी होती। आपने उत्तर प्रदेश ने देखा है कि सच में किसकी मूर्ति लगी है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग, भाजपा वाले इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब इनको भगवान परशुराम याद आ रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने महापुरुष बता करके उसको कैंसिल कर दिया। और गैंगस्टर राकेश पांडे एनकाउंटर पर उसके पिता ने सवाल उठाए हैं। राकेश पांडे के पिता ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को पुलिस ने घर से ले जाकर मार दिया। बालदत्त ने कहा कि यूपी एसटीएफ राकेश को शनिवार रात 3 बजे घर से ले गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा लखनऊ में मां का इलाज करा रहा था। बता दें कि गैंगस्टर राकेश पांडे के पिता बालदत्त पांडे आर्मी से रिटायर्ड हैं। हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस नहीं, जो थी उनका डिसाइड हो चुका है, डिसीजन हो गया, कोई केस नहीं थी। इनका इनकाउंटर ऑल ऑफ सडन जो किया गया, क्यों किया गया? क्या कोई व्यक्तिगत एनिमिटी की, दुश्मनी की वजह से, या किसी पर्सनल इनहेरिटेंस की वजह से इस प्रकार की वारदात किया गया? उनके पास न कोई गुंडा था, न ये था, न इनकाउंटर का सवाल ही नहीं था। और एक बात, दूसरी बात, ये घर में से निकाल करके ले गया है 3 बजे के लगभग में। तो इनकाउंटर का क्या होता है? इनकाउंटर का मतलब 2 ग्रुप्स, दोनों के बीच में आमना सामना होगा और उसके बीच में चाहे एक गिरा या उठा, कुछ भी है, यही ना होता है। 2 पहलवान लड़े। ये कल बात किए थे आप लोगों से, परिवार में बात की हमसे 11 बजे रात में। फिरोजाबाद में एक लेखपाल को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन होने पर पटाखे जलाकर खुशी मनाना भारी पड़ गया, यानी आतिशबाजी करना भारी पड़ा, जहां पुलिस ने लेखपाल को जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उसके भाई और रिश्तेदार समेत लेखपाल को थाने में बंद कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी सचिंद्र पटेल ने 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। दामाद ने, एक चचोते भाई ने पटाखे चलाए हैं ना, उस पटाखे चलाने में पुलिस ले गई। अच्छा, ले गई। अब इतना थाने में मैं नहीं जान सकती हूँ क्या किया है, क्या नहीं किया है। बहुत बुरी तरह से मारा है, निशान है, चोटों के निशान है। निशान है, किसने मारा किसने नहीं मारा, लला मैं थाने में, मैं तो बुढ़िया हूँ। नहीं तो पुलिस ने बेवजह, जबकि लेखपाल हैं ये, कहाँ पे है तैनाती इनकी? करहल में पोस्ट। करहल में पोस्टिंग है। तो यहाँ आए हुए थे उस दिन? हाँ, उस दिन आए थे। अच्छा, और भी दामाद वगैरह? माँ बाप रहते हैं यहाँ उसके। हाँ, तो आए थे। हाँ, बताए, दामाद आया था, लड़की आई थी, घेरते बताए, तो पटाखे चला दिए। मैं प्रभाकर कुमार लेखपाल, जिला मैनपुरी की तहसील करहल में कार्यरत हूँ। तारीख 5 को जो मेरे साथ घटना हुई, कोई कन्या नहीं हुई, उनको भी नहीं मालूम था मैं लेखपाल हूँ। बाद में पता चला कि मैं लेखपाल हूँ, तो मुझे छोड़ दिया गया और मैं भी कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। और जो मेरा फोटो वायरल हुआ है, तो मैं अपने एक बुजुर्ग के साथी को भेजा था, वो मुझे नहीं मालूम था कि फोटो वायरल कर दिया जाएगा इस प्रकार से। तो मेरे द्वारा कोई फोटो वायरल नहीं किया गया है, तो मैं भी चाहता हूँ इस कार्रवाई को यहीं समाप्त कर दिया जाए। धन्यवाद। मारपीट का फोटो वायरल जो हुआ है, उसको संज्ञान में आते इस पे जांच की गई। जांच में पाया गया कि ये जो फोटो है वो 5 अगस्त की है। इसमें कुछ व्यक्ति सड़क पे इकट्ठे होकर आतिशबाजी कर रहे थे। उसी दौरान जो पुलिस राउंड पे थी, उन्होंने देखा तो उनको समझाया बुझाया और उसमें 2-4 डंडे पुलिस द्वारा मारे गए, फिर उनको थाने ले जाया गया। वही मारपीट है और उसमें जो पुलिसकर्मी थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और फोटो देख के लग रहा है कि इसमें पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्रवाई की गई है। इसमें 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है।
बाकी गहराई से इसकी जांच की जा रही है। तो कोरोना संकट के चलते काफी समय से झांसी के बफर जोन में बाजार बंद थे, जिसे लेकर व्यापारी काफी परेशान चल रहे थे। बाजार कैसे खोले जाएं, इसके लिए 2 दिन से व्यापारियों और प्रशासन के बीच वार्ता चल रही थी, जो कि अब सफल हो गई, जहां प्रशासन ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी है। व्यापारियों के कोरोना जांच की बात चल रही थी। पिछले 5 दिन से लगातार मीटिंगें चल रही थी। तो आज भी इस संबंध में बैठक थी, जिसमें एसपी सिटी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट, हमारे माननीय विधायक जी रवि शर्मा जी और मेयर साहब के द्वारा बैठक ली गई। और उसमें सभी व्यापारी संगठन, जितने भी व्यापारी संगठन इधर पर थे, सभी ने एक स्वर में कहा कि किसी भी हालत में हम लोग नहीं मानेंगे, पहले आप बाजार खुलवाइए, उसके बाद हम अपनी कोरोना जांच कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात यह भी कहा कि किसी भी हालत में अगर कोई दुकानदार पॉजिटिव निकलता है तो सिर्फ वो दुकान बंद की जाएगी, बाकी अन्य दुकानों पर कंटेनमेंट जोन बना करके उस तरह से बाकी बाजार बंद नहीं किया जाएगा। तो दोनों ही बातों पर सहमति बन गई है। प्रशासन इसके लिए तैयार हो गया है। प्रशासन का, अपने माननीय विधायक जी का और मेयर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, एडीएम महोदय का, एसपी सिटी महोदय का और नगर आयुक्त महोदय का, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद चली। करीब 3.5 घंटे से हम लोगों का संघर्ष चला और हम लोगों ने एक ही बात कही, मैंने तो जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल की तरफ से, कि ये झांसी है, झांसी जब विद्रोह पे आती है तो आप लोग संभाल नहीं पाओगे, इसलिए आप लोग हमारी बात मान लीजिए। तो हमारी बात मानी है और हम लोगों का भी कर्तव्य है, चूँकि कोरोना काल है, हम लोग पूरे सहयोग के साथ में व्यापार मंडल के सारे ही पदाधिकारी जितने भी हैं, सीपरी बाजार व्यापार मंडल, मानिक चौक व्यापार मंडल, सराफा व्यापार मंडल, सभी के पदाधिकारी यहाँ पर थे। सभी अपनी लिस्टें बना करके 4-4 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। जब दुकानें खुल जाएंगी उसके बाद में व्यापारियों की कोरोना जांच और उसके साथ में उनके जो कर्मचारी हैं उनकी भी कोरोना जांच होगी, ऐसी सहमति बन गई है। और जो बाहर से ग्राहक आएंगे उनकी जिम्मेदारी व्यापारियों की नहीं, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, वो किस तरह से उनकी जांच करता है या कैसे उनको ट्रीट करता है। धन्यवाद। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के बफर जोन को लेकर के व्यापारियों में आक्रोश था, चूँकि लंबे समय से व्यापारियों की दुकानें वहां पर खुल नहीं पा रही थी। कल एक प्रशासन के साथ व्यापारी नेताओं की और प्रशासन की वार्ता हुई, जो विफल हो गई थी। उसके बाद में आज नए सिरे से एक वार्ता का क्रम शुरू हुआ। उस वार्ता के क्रम में आज निष्कर्ष निकाला गया कि झांसी महानगर के सभी विभिन्न व्यापार मंडल जो कोतवाली थाना क्षेत्र या जहां पर बफर जोन घोषित हुए, वो वहां से अपने 4 प्रतिनिधियों के नाम जिला प्रशासन को शाम तक उपलब्ध करवा देंगे और इनकी दुकान पे काम उधर उन क्षेत्रों में एक कैंप की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित की जाएगी। उस कैंप में जिम्मेवारी उन 4 प्रतिनिधियों की होगी कि अपने लोगों को ले जा करके वहां पर दुकानें जो अपनी खोल लें, लेकिन एक व्यापारी का कोरोना का टेस्ट हो जाए, इनके पास काम करने वाले एक एम्प्लॉय का टेस्ट हो जाए, जिससे कि भविष्य में संक्रमण को फैलने से हम लोग रोक पाए। ऐसा आज निर्णय हुआ है। सभी व्यापारी संतुष्ट हैं आपसे? सहमत? हाँ, बिल्कुल सहमत है। सारे पूरी तरह व्यापारी नेताओं की यही मांग थी। तो पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा। नंदगांव में एक दिन पहले इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं राजधानी लखनऊ का सुप्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर, जहां कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते जन्माष्टमी पर होने वाले भक्तों की लंबी कतारों के बीच भजन कीर्तन की आवाज सुनाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना जो संक्रमण फैल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं मंदिरों पर भी दिखाई दे रहा है, धार्मिक त्योहारों पर भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मंगलवार को जन्माष्टमी का त्यौहार है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन इस दिन होता है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के श्याम मंदिर में खड़े हैं, खाटू श्याम मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मंगलवार से मनाया जाना था, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बार की तरह जो जन्माष्टमी का त्यौहार है इस मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता था और लाखों भक्तों की भीड़ लगती थी। और इस बार कहीं ना कहीं आप मंदिर परिसर में देखिए कि यहाँ चारों तरफ सन्नाटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से राजधानी लखनऊ में लगातार फैल रहा है, तो वहीं इक्का दुक्का लोग दर्शन करने आ रहे हैं और सिर्फ एक ही 2 लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार भी काफी फीका नजर आ गया, भगवान श्री कृष्ण का जन्म काफी फीका नजर आ गया, क्योंकि इस बार
श्याम मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया जा रहा है जन्माष्टमी के त्यौहार पर, और यहाँ किसी प्रकार की जो संक्रमण लगातार फैल रहा है उस पर किसी प्रकार का जो धार्मिक आयोजन है वो नहीं किया जाएगा और किसी भी भक्त को नहीं बुलाया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त मंदिर प्रांगण के पुजारी हैं, इनसे बात करते हैं। पंडित जी, इस बार किस तरह से जो जन्माष्टमी का त्यौहार, क्योंकि हर साल धूमधाम से मनाया जा रहा है, इस बार किस तरह की व्यवस्था होगी? हर साल बहुत धूमधाम से, बड़े उल्लास से मनाया जाता था, सो मनाया जाएगा जन्माष्टमी, लेकिन बहुत कम स्तर से मनाया जाएगा। किसी को गाइडलाइन के तरह मनाया जाएगा कि सरकार की ओर से किसी को उतना बुलाया नहीं जाएगा। भगवान का जन्म मनाया जाएगा, प्रसाद बनेगा, भोग लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्रसाद उतने बनवाया जाएगा जो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए हो जाए। पंडित जी, हर बार की तरह जब जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, खाटू श्याम का मंदिर है ये, तो कितने दिन पहले तैयारियां होती थी? 15 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और 2 दिन कार्यक्रम चलता था, और उसी 2 दिन कार्यक्रम चलता था, 15 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती थी। कोरोना संक्रमण के चलते ये कार्यक्रम टाल दिया गया। हाँ, इसी की वजह से कार्यक्रम होगा, लेकिन बहुत कम स्तर से होगा, हर साल के तरीके नहीं मनाया जाएगा। इस बार जो कार्यक्रम होगा उसमें जितनी भी भीड़ भाड़ भक्तों की होती थी, इस बार भक्तों को नहीं बुलाया जाएगा। भक्तों को इतना नहीं बुलाया जाएगा, आएंगे भक्त लोग अपना दर्शन करते हुए चले जाएंगे, यहाँ किसी को उतना रोका नहीं जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे तो, लेकिन अब की किस तरह से मनाया जाएगा, क्या बदलाव होगा? बदलाव वही हर साल के तरीके होगा कि जो हर साल जितनी धूमधाम से मनाया जाता था उतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, तो भगवान का जन्म मनाया जाएगा। देखिए, ये थे पंडित जी जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अब की जो जन्माष्टमी का त्यौहार होगा उसमें किसी प्रकार की धूमधाम नजर नहीं आएगी। हर साल ये 15 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी, काफ़ी 2 दिन तक धार्मिक त्यौहार जो कार्यक्रम होते थे वो मनाए जाते थे। अब की इस बार कुछ भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन तो मनाया जाएगा, उनका जन्म दिवस तो मनाया जाएगा, लेकिन किसी भी भक्त को बुलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और गाजियाबाद में अब पुलिस कर्मियों की समस्याओं का भी समाधान होगा, जिसे लेकर गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने ये काबिल तारीफ कदम उठाया, जिसके तहत रविवार को एसएसपी कार्यालय में कलानिधि नैथानी ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने के लिए दरबार सजाया। एक पहल की गई है गाजियाबाद कप्तान की तरफ से समस्याओं को निस्तारने के लिए पुलिस कर्मियों के, कैसी पहल है आपके हिसाब से? ये बहुत अच्छी पहल है कप्तान साहब द्वारा जो की गई है, और जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों की समस्या सुनी जा रही है और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। अच्छा, आपकी क्या समस्या थी? मेरी सरकारी आवास से संबंधित समस्या थी, जिसमें कप्तान साहब द्वारा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसे निस्तारण किया, और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जन सुनवाई अक्सर हम लोग करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, सभी जगह पब्लिक को वरीयता रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको महसूस हुआ कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं इनके लिए एक ऐसा दिन चुना जाए जिस दिन ये सुलभ तरीके से आ सकें और इनफॉर्मली भी अपनी बात रख सकें। आज सभी जगह नोटिस बोर्ड पर प्रसारण करके सभी शाखा प्रभारियों को कहा गया था कि सिपाही हमारे पास भेजें, जिसकी कोई भी छोटी मोटी बड़ी कोई ऐसी भी कोई समस्या हो हम तक भेजें, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो देखने में लगती हैं कि बहुत छोटी हैं, लेकिन सिपाही के लिए और उसके पारिवारिक जीवन के लिए बड़ी होती हैं। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने ऐसी एक आदेश जारी किया था कि सभी जन्मदिन दिवस पर, सालगिरह पर सिपाहियों को 1 दिवस की छुट्टी अवश्य दें ताकि वो अपने परिवार के साथ रहें उस मौके पर। इसी तरह इनका कल्याण पर विशेष जोर है और आज भी यहाँ सब सिपाही बुलाए गए हैं। इसमें कई समस्याएं आई हैं, इसमें से 80% जो वर्केबल होती हैं उनका तो हम आज ही निस्तारण कर दे रहे हैं, जो हमारे स्तर की नहीं है उसमें लेटर प्रेषित कर दे रहे हैं। और 100 से ज़्यादा शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं। जो करंट नंबर चल रहा है 111 नंबर इस समय चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।